हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिंद और आज हम पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। भाग नंबर 3 और मौलिक अधिकार है। इस भाग का नाम क्या नाम है आपका? मौलिक अधिकार नाम है। और आपका ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम मौलिक अधिकार को हम कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से लिया गया है। और उसके बाद देखते हैं कि एक मौखिक रूप से किसने पहले बार डिमांड किया था, मांग किया था कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। तो 1925 में सबसे पहले मांग एनी बेसेंट ने मौखिक रूप से क्या किया था? इन्होंने डिमांड किया था कि मुझे क्या चाहिए? एक मौलिक अधिकार चाहिए। आए समझ में? फिर उसके बाद सबसे पहले लिखित मांग किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट के अंदर इसने मांग किया था। कब किया था? 1928 में। कब किया था? 1928 में इसने किए थे। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला स्लाइड पर। देखिए इसमें क्या है कि अब देखिए, अब कांग्रेस का कुछ अधिवेशन हुआ। जैसे अधिवेशन तो बहुत हुए, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन में मेरे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन कौन है आपका? 1931 में कांग्रेस अधिवेशन, कराची के अधिवेशन में क्या हुआ? यहाँ पर मांग की गई। किसकी मांग की गई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। फिर उसके बाद अब उसी सन में 1931 में दूसरा गोल्ड सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? लंदन में हुआ। वहाँ पर महात्मा गांधी गए और यह मान रखा कि मुझे मौलिक अधिकार भी चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि उनकी मांगों को क्या किया गया? माना नहीं गया। क्या किया? माना नहीं गया कि भाई तुम्हारा हम जो मांग रखे थे इंग्लैंड से या अंग्रेजों से, तो उन्होंने मतलब कि माना नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हुआ क्या कि कुछ कमेटी बैठाई गई। कमेटी बैठाई गई कि हमें भैया मौलिक अधिकार बनाना है, तो कुछ कमेटी बैठाकर उसके बारे में मतलब विमर्श किया गया। तो 1945 में क्या किया? एक कमेटी बैठाया गया। उसका कमेटी का नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। रिपोर्ट के अनुसार उसको मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। एक है भाग आपके 3 में, एक भाग आपका 4 में। आए समझ में? इस भाग में आपको अनुच्छेद 1235 से एक्सप्लेन किया गया है। इसको 36 से 51 तक एक्सप्लेन किया है भाग 4 को। इसी तरह इसमें मौलिक अधिकार इसको कहा गया है। इस भाग 3 को, भाग 4 को नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। बात क्लियर हुई? इतना सब आपके तेज बहादुर सप्रू समिति रिपोर्ट के अनुसार इसको बताया गया है। अब इसके बारे में और थोड़ा डिफरेंस से पढ़ लेते हैं भाग 3 और भाग 4 के बीच में। अब देखिए भाग 3 और भाग 4 के बीच में अब इसमें क्या गया है। देखिए अब इसे ये छीने नहीं जा सकते। मतलब कि भाग जो आपका 4 है ना, जिसमें मौलिक अधिकार जितने हैं आपको छीने नहीं जा सकते हैं। और इसके लिए यदि इसका कोई हनन आपका करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन यह आपके भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसे छीने जाना पर आपका कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगा। ऐसा समझ में? अब देखिए भाग 3 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मानव समाज को स्वतंत्रता दिलाना। मतलब कि जो भी मानव समाज की स्वतंत्रता है, प्राइवेसी है, हर चीज़ का बारे में आपको बोलने का स्वतंत्रता है, झंडा फहराने का स्वतंत्रता है, सारा चीज़ भाग आपके 4 में, मतलब भाग आपके 3 में एक्सप्लेन किया गया मौलिक अधिकार में। बट इसमें भाग 4 में क्या किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। जो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने का प्रावधान है आपके नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन अब देखिए जो भाग 3 है, इसको कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। इसको नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आए समझ में? इतना समझ में आया? तो नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। और लेकिन भाग 3 को कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया। अब देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए
आपका है या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या किया जाता है, नोट के रूप में मैंने नीचे लिख दिया है, मौलिक अधिकार को क्या क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है आपका। अब देखिए अब हमें क्या किया गया है। देखिए भारत के संविधान मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। जैसे आपका है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का एक्सप्लेन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक किया गया है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में किया गया, अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया स्वतंत्रता का अधिकार। उसी तरह शोषण के विरोध अधिकार किस आर्टिकल तक किया गया है, आपके 23 से 24 के बीच में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसी तरह कुछ और देखते हैं। 3 हो गया, 3 आपके नीचे होंगे। अब देखिए 3 आपके नीचे हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए अब इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 45 के बीच में किया गया है। 35 से 28 के बीच में, अरे यार 25 से 28 के बीच में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी, अनुच्छेद 25 से 28 के तक एक्सप्लेन किया गया। देखिए आपका चौथा है, 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपके मौलिक अधिकार 5 है, जिसमें अनुच्छेद 29 से 30 आर्टिकल तक एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए आर्टिकल मतलब कि मौलिक अधिकार 6 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में रखा गया। आर्टिकल 31 क्या था, उसमें प्रॉपर्टी का अधिकार था, जो उसको भारतीय संविधान संशोधन कर उसको 300A में रख दिया गया है। आए समझ में। तो इसमें जो आर्टिकल 31 था एक प्रॉपर्टी का अधिकार के बारे में था, जो इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा आत्मा कहा गया, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके द्वारा, देखिए भारत संविधान का आत्मा कहा गया है किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 क्या है, भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। अब देखिए अब चलते हैं आर्टिकल पढ़ते हैं। अब हम देखिए इसमें अब किया गया है। देखिए अब देखिए अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया, देखिए मौलिक अधिकारों की परिभाषा एवं राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकारों की परिभाषा एवं राज्य की परिभाषा को इसमें व्यक्त किया गया है। आए समझ में। अब देखिए अनुच्छेद 13 किस लिए किया गया है, संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके मूल संरचना में क्या होना, बदलाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 13 में किया गया है। अब पूर्ण रूप से जैसे मतलब कि आप कोई भी संशोधन कीजिए, लेकिन इसके मूल जो ढांचा है इसको चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ शुद्धियाँ कर सकते हैं, बट उसकी मूल संरचना होती है ना, उसको आप हिला डुला नहीं सकते हैं। जैसे आपका आर्टिकल नंबर 17 है, उसमें दिया छुआछूत या भेदभाव के प्रति प्रतिबंध, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको कभी भी नहीं हटा सकते हैं। ऐसा समझ में। अब इसका ये नहीं कि अब आपका हक चले तो भैया हटा दो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ आर्टिकल हैं जिसको कांस्टेंट रखा गया है कि आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा समझ में। बात क्लियर होगी। अब चलते हैं हम 6 पढ़े थे मौलिक अधिकार को बांटा गया था, उसमें से अब पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार जो हम लोग पढ़े थे, देखिए समानता का अधिकार क्या है। देखिए हाँ, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक आपका है, प्रावधान है। देखिए पहला आर्टिकल 14, इसमें क्या दिया है, विधि के समक्ष समान अथवा
कानून के समान समान सौ समान यार विधि के समक्ष समानता, ऐसा समझ में, विधि के समक्ष समानता में सबके लिए आपको क्या होगा, समान रखा जाएगा विधि, ऐसा समझने। जैसे आपका जैसे एक अपवाद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या है, थोड़ा सा उनके लिए विधि का समझ मतलब कि विधि का जो है मगर ला कानून है तो उसके लिए समान नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल मतलब कि उनके कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, ऐसे समझ में। लेकिन देखिए अब हुआ क्या, देखिए यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कौन सी व्यवस्था, विधि के समक्ष समाधान, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। ऐसे समझ में बात क्लियर हुई। यदि यह व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था क्या ली गई है, जो विधि के समक्ष समान का अधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। बात क्लियर हो गया। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, लेकिन अपवाद किसके लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समानता का अधिकार नहीं है। विधि के समक्ष समानता और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समानता नहीं है, इनके लिए स्पेशल होता है, ऐसा में होते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 14 से 15, चलिए 15 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या है आपका, आर्टिकल नंबर 15 है कि धर्म, जाति एवं मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या करेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 में दिया है कि धर्म, जाति, मूल, लिंग एवं जन्म के स्थान पर क्या किया जाएगा, स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा में। आर्टिकल आपका 16 है, देखिए समान अवसर और लोक नियोजन की समानता प्रदान करना, समान अवसर एवं लोक नियोजन की समानता प्रावधान करना। तो इससे क्या होगा कि देखिए अनुच्छेद 16 बताता है कि समान अवसर देना, मतलब कि अब क्या करेंगे, अपने लोगों के लिए समान अवसर दिया जाएगा, मतलब कि ना जातवाद के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, भेदभाव करके उसको भाई उच्च कैटेगरी का है या उच्च कास्ट का है तो उसको अच्छी पोस्ट पर दो, निम्न कास्ट का है हो उसको हम क्या करें, छोटी पोस्ट दो, ऐसा वैसा हम मतलब आर्टिकल 16 में यही बताया गया है कि भैया सबको समान दिया जाएगा, सबको लोक नियोजन समान दिया जाएगा। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है, इसी आर्टिकल 16(4) में दिया गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, देखिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए क्या होगा, समान प्रावधान। देखिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा और पिछड़े वर्गों का आरक्षण का प्रावधान रहेगा, ऐसा में। तो भैया इनके लिए कुछ व्यवस्था बना के गया है, इनको आरक्षण देना ही है, तो और सबके लिए समान अवसर लोक नियोजन की समानता का है। लेकिन अपवाद क्या है, आर्टिकल क्या है 16(4) में एक विशेष प्रावधान दिया गया। अब देखिए अगला पढ़ते हैं अनुच्छेद, देखिए अगला हम पढ़ लेते हैं, देखिए अगला पढ़ लेते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 आपको क्या बता रहा है, देखिए आर्टिकल नंबर 17 बता रहा है कि अस्पष्टता मतलब कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत मतलब कि आप किसी को छुआछूत के छुआछूत का मतलब होता है क्या कि जैसे कोई भी छोट कास्ट किसी वस्तु को छू दिया, किसी सम्मान को छू दिया, किसी जैसे पानी को छू दिया तो क्या बड़ कास्ट इसको छुआछूत करके उसको पिएगी नहीं, ना लेगी। तो इस छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 17 में, ऐसे समझ में। इसको कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसको एकदम कांस्टेंट रखा गया है, ऐसे समझें। अब देखिए अब अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या किया है, भारत में उपाधियों का अंत, भारत में उपाधियों का अंत। इसमें क्या किया गया है कि उपाधियों का अंत किया गया है, जैसे मैं कि कोई नहीं कि मैं राजपूत हूँ तो राजपूत अपने गाड़ी पर या अपने मतलब कि टाइटल लगा के चलूँगा, या कोई बोले कि मैं चौधरी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बिंद हूँ, तो मैं वाट एवर जिससे जो भी है अपना टाइटल मतलब उपाधियों का अंत किया जाएगा। नहीं कि मैं राजा हूँ तो राजा लगा कर चलूँ, मैं प्रिंस हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। केवल कौन कौन यूज कर सकते हैं आप,
डॉक्टर यूज कर सकते हैं और डिफेंस वाले यूज कर सकते हैं। ऐसा समझ में? तो कौन कौन यूज कर सकता है? डॉक्टर और रक्षा डिफेंस वाले, रक्षा सैनिक वाले यूज कर सकते हैं। जो शिक्षा जो भारत रत्न पा चुके हैं वो भी अपना यूज कर सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं कि वो मोस्ट पर्सन है। तो डॉक्टर लगा सकता है और डिफेंस लगा सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट होंगे, कर्नल हो गए, तो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और कोई नहीं लगा सकता, जैसे IAS PCS कोई नहीं अपने आगे नाम के नहीं लगाता कि मैं IAS हूँ। वो हमेशा अपना नाम के नीचे लिखवाता है, जैसे ए लगे कि एक मैं ये हूँ, मतलब IAS हूँ, बट आगे नहीं लगाता। आगे बस 2-3 लोग लगाते हैं। एक डॉक्टर लगवाएगा, एक डिफेंस वाले लगवाएंगे, कर्नल वल्नल, और कोई नहीं लगाता है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इस स्वतंत्रता का अधिकार में क्या किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 19(1) में वाक्य की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या किया गया कि वाक्य की स्वतंत्रता मतलब कि अपने बोल, विचार, भावनाओं, अभिव्यक्ति मतलब कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसमें देखा 19(1) में 4 और इसमें है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है आपको, प्रेस की स्वतंत्रता है, शांत रहने की स्वतंत्रता है, और जानने की स्वतंत्रता है। ये सारे चीज़ आपको आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपना कर सकते हैं। है समझ में? अब देखते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए 19 में और भी सारी चीज़ है, देख लीजिए। 19(1) था। 19(2) में क्या था? शांतिपूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखिए 19(3) में क्या दिया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आराम से किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना हो तो संघ बना सकते हैं और उसके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किस तरह? शांतिपूर्वक और निशस्त्र। ऐसा समझ में? हाँ। अब देखिए आर्टिकल में 9(4) भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई प्रावधान था, बट वो हटा दिया गया है। अब वहाँ पर भी आराम से स्वतंत्रता से घूम सकते हैं और रह सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19(5) में भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। वो 19(4) में था किसी भी मतलब किसी भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। 19(5) में था कि भारत में किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं आराम से। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल नंबर 370 हटने के कारण वहाँ पर रहना वहना बड़ा दिक्कत था, लेकिन अब आराम से रह सकते हैं। आपको वहाँ पर कुछ टाइम तक रहेंगे तो आपको वहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। वहाँ पर रहने की स्वतंत्रता है आपकी। अब हो गई। अब चलते हैं अगला स्लाइड पर। देखिए आपका आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है, देखिए आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है कि अपराध में संरक्षण 3 प्रकार से स्वतंत्रता दी जाती है। अपराध में संरक्षण में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। एक गलती की एक सजा दी जाएगी आपको, और ये नहीं कि एक सजा के लिए कई प्रकार की मतलब कि आपको सजा दी जाएगी। ये अमेरिका में ऐसा होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। लेकिन दूसरा देखिए, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले और बाद में कानून के आधार पर। मतलब कि जब आपने कोई अपराध काम किया है तो उस समय जो लॉ कानून है प्रेजेंट में, तो उसी के आधार पर आपको मतलब कि दी जाएगी जो भी सज़ा। ये नहीं कि कुछ समय 1-2 साल बीत गया, कानून में चेंज आ गए, तो अब ये नहीं कि आपको 2019 में कोई भी अपराध काम किए हैं तो 2019 के आधार पर आपकी सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि 2023 के आधार पर आपकी सज़ा दी जाएगी। बात क्लियर आगे समझ में? हाँ। सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि आपको सज़ा सुना दिया जाएगा कि भाई आपकी ये सज़ा है, तो आपको जेल का प्रावधान दिया जाता है ना, उसमें सुरक्षा भी दी जाती है, उसमें गार्ड भी लगाए जाते हैं कि हाँ भाई एक दूसरे से झगड़ा ना विरोध करें। तो ये सब संरक्षण का प्रावधान है। ऐसा समझ में? लेकिन ये नोट के रूप में दिया हूँ। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक कि कोई भी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है,
तब तक उसको हम अपराधी नहीं मानेंगे, तब तक उसको हम क्या करेंगे, अपराधी नहीं मानेंगे। बात क्लियर होगी। जब तक कि कोई आपको दोषी न ठहरा दे, न्यायालय द्वारा दोषी न करा दिया जाएगा, तब तक आपको कोई क्या किया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, दोषी नहीं कहा जाएगा, भाई तुम ये इसलिए तो गुनाह है। आए बात क्लियर में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, हाँ 21 में क्या दिया गया है, देह की स्वतंत्रता। 21 में आपको क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। आए समझ में, प्राण और देह की स्वतंत्रता। और इस एक दिया निजता का अधिकार या और गोपनीयता जानकारी का को कोई उजागर नहीं कर सकता। आए समझ में। तो ये देख, देह और देह, प्राण और देह की स्वतंत्रता है। आप ऐसे नहीं कि आप तुरंत ही जाएं हत्या कर लें, जहर खा लें, वह खा लें, भाई इसका भी प्रावधान है। आपकी जब इस धरती पर पैदा तो आपकी ज़िंदगी नहीं होगी, आपकी सरकार की ज़िंदगी होगी। आपको रक्षा करना, सही से नियम कानून लगाना कि रोड पे एक्सीडेंट ना हो, तो सारी व्यवस्था आपका क्या है। आप ऐसे नहीं कि किसी तरह अपनी जान कर देंगे। ऐसा में निजता का मतलब कि अपनी प्राइवेसी, जैसे मतलब कि आपको कुछ प्राइवेसी है, मतलब अकेले रहने का आपका मौन, ये नहीं कि आपको कोई भी नहीं कि आपका कोई लैपटॉप चेक कर देगा, कोई मोबाइल चेक कर देगा, कोई भी, भैया आपका हक है, उसके साथ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। बात है कि कोई भी इंसान अपनी प्राइवेसी रख सकता है, गोपनीय जानकारी छुपा के रख सकता है। बात क्लियर हो गया। देखिए आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 को आपातकालीन के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। ऐसा में इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया। नोट के रूप में आपको मैंने दे दिया। अब देखिए आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A देखिए, आर्टिकल नंबर 21A में क्या दिया गया है, 21A में क्या दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। ऐसा में यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 21A को 6वें संविधान संशोधन 2002 में के तहत संविधान में जोड़ा गया था। उस समय पीएम कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसा में आप 16 से 6 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य, नहीं देंगे तो सरकार जानेगी तो आपको जेल में डाल देगी। ऐसा में अब देखिए 22 नंबर, अब आर्टिकल नंबर हम 22 पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 22 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 22 ऐसा में आर्टिकल नंबर 22 में क्या दिया है, गिरफ्तार के संदर्भ में संरक्षण और 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना है या मतलब कारण बताना है कि आपने कौन सा गलत काम किया है कि उसके वजह से आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ऐसा में और उसके बाद 24 घंटा के अंदर न्यायालय में सह शरीर प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कि आप कोई भी दिक्कत होगा, मतलब कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रेजेंट किया जाएगा। यदि आप छुट्टी या विलम्ब की वजह से, कोई किसी की वजह से आपको मतलब कि न बाधा हो, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, मतलब कि उस चीज़ को नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। बट यदि आप 24 घंटे के अंदर आप नहीं प्रेजेंट किया गया ना, तो आप खुद ही पुलिस के खिलाफ या खुद ही दरोगा के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोर्ट कर, मतलब कि एक तरह से उसके लिए आप एक न्यायालय में दर्ज कर सकते हैं कि मुझे 48 घंटे से पाबंदी बना कर रखा है, आपको सर मेरे लिए कुछ कीजिए। तो वो न्यायालय ने इस पर डांट फटकार लगाएगा, यहाँ तक इन पर कुछ केस भी स्टार्ट कर देगा। तो ऐसी चीज़ है। तो 24 घंटे के अंदर सह शरीर प्रस्तुत किया जाएगा। किसको, गिरफ्तार को, जो अपराध काम किया है, जो जिस व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किएंगे उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रदुष्टित किया जाना चाहिए। किससे प्रदुष्ट किया जाना चाहिए, शरीर द्वारा। ऐसा में थोड़ा सा ऐसा में तो बात क्लियर होगी। देखिए अब एक और है गिरफ्तार। देखिए गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ऐसा में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को अपने पसंद का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखना उसका हक है। ऐसा समझे, उसका अधिकार है। ये नहीं कि दबाव देकर उसका वो करके, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा समझे, वो अपनी पसंद का वकील रखेगा और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में रखना ही है।
उसको सशरीर द्वारा प्रदर्शित करना ही है और गिरफ्तार करते समय उसको बताना है कि आपने क्या गलती किया है। चलते हैं आर्टिकल 22 तक रखते हैं और उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।